हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम यहाँ पे एमपीपीएससी के प्री 2025 के हिसाब से एमपी का पूरा सिलेबस जितना है वो सिनॉप्सिस के हिसाब से यहाँ पे कवर करेंगे। जितने भी वीडियो लगेंगे पूरा कवर करेंगे और उसके एग्ज़ाम के पहले तक जितनी और भी चीज़ें प्री की हो सकती हैं वो भी कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़, फिर हम मेंस के हिसाब से पूरा मेंस का सिलेबस इसी में फ्री डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए सिनॉप्सिस रूप में और जितनी भी लॉन्ग फॉर्मेट है हम सब फ्री में दे देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, जो सेकंड यूनिट का प्री के सेकंड यूनिट का टॉपिक है। तो इसमें हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, इसमें 4 भागों में है। प्राग ऐतिहासिक, फिर दूसरा है प्राचीन और मध्यकालीन वंशावली, फिर रियासतें और फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो चलिए, हमको थोड़ा जल्दी में कवर करना पड़ेगा, तो अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें हमसे गलती हो जाती हैं तो आप हमें बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक खोज में देखा जाए तो सबसे पहला हुआ था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में तमिलनाडु में पल्लावरम एक जगह है, वहाँ पे औजार की खोज की थी। और पुरातत्व तत्व विभाग 1861 में के जनक अलेक्जेंडर करिंगम कहे जाते हैं। देखिए, इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी में लेके चलेंगे, आपको कहानी नहीं बताएंगे। तो इसमें टोटल वही चीज़ें रहेंगी जो इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहला ये यहाँ पे फैक्ट्स ये याद रखने हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो पाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं। तो पाषाणकालीन स्थल जैसे मध्य प्रदेश में देखते हैं तो सबसे पहला देख लेते हैं हथनौरा, जो कि सीहोर में है। अब इसकी खोज अरुण सोनकिया ने की थी 1800 सॉरी 1982 में। हथनौरा अरुण सोनकिया इसकी खोज की थी 1962 में। अब इसमें अगर साक्ष्य कभी पूछ सकता है तो क्या पूछेगा, इसमें मानव खोपड़ी और हाथी घोड़े के साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, अब उसके आगे बढ़ते हैं भीमबेटका। भीमबेटका यहाँ पे है रायसेन में। इसमें इसकी खोज वीएस वाकड़कर ने 1957 में की थी दोस्तों। और इसको 2003 में यूनेस्को की उसमें साइड में भी डाला जा चुका है। तो भीमबेटका हो गया वीएस वाकड़कर। फिर इसके आगे बढ़ते हैं महादेव पिपरिया। यह है होशंगाबाद में, यहाँ एक आदमगढ़ भी है। तो इसको सुपेकर महोदय ने खोजा था, सुपेकर महोदय ने महादेव पिपरिया को। और आदमगढ़ की खोज आरबी जोशी ने 1964 में की थी, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, मनोरंजन घोष। तो 1964 में इसको आदमगढ़ को। तो ये टोटल है कौन से पाषाणकालीन स्थल। आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं नवपाषाणकालीन स्थल की ओर। तो दोस्तों, इसमें देख लीजिए लम्हेटा और तिलवारा घाट जबलपुर में है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे अगर तो जटकारा छतरपुर में है। ये देखिए, त्योथर रीवा में त्योथर है, और दमोह में हटा है, सागर में एरण है, और धार में खलघाट है। तो यहाँ पे नौ पाषाणकालीन स्थल ये हो गए दोस्तों, आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ताम्र पाषाणकालीन स्थल की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुगेरिया बालाघाट में है, एरण सागर में है, ये दोनों में आता है। उज्जैन में 3 है, डांगवाला, नागदा और कायथा। और मंदसौर में आवरा है। और खरगोन में नबदा टोली है, और होशंगाबाद में खेड़ी नामा है। तो ये कौन से ताम्रपाषाणकालीन स्थल हो गए। तो आपको ये रिवाइज करने में आसानी होगी दोस्तों। क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, बेफालतू में ज़्यादा पढ़ने का प्री में कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेंस की बात अलग होती है तो हम उसमें कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। अब शैलाश्रय और शैल चित्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, छतरपुर में दाता शैल चित्र हैं, कटनी में छिजारी शैल चित्र हैं, और सिंगरौली में रानी माची शैल चित्र हैं। होशंगाबाद में 2 हैं, निशानगढ़ी कांजरी और वेलखंदार, ये शैल चित्र हैं। और फिर इधर देख लेंगे तो अशोकनगर में लिखी दांत है, लिखी दंत है, और मुरैना में लिखी छाछ है। तो यहाँ पे अंतर है, लिखी छाछ है और लिखी दंत है। छतरपुर में दाता, छिंजारी, कटनी में रानी माची, सिंगरौली में निशानगढ़ काजरी, होशंगाबाद में वेलखंदार, होशंगाबाद में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको शैलचित्र कवर हो गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। तो कुछ जो पुराने नाम हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग एरियाओं के, और उनकी प्रादेशिक स्थिति क्या है। तो जैसे अवंती की बात करते हैं, तो अवंती क्या है, वर्तमान मालवा का पश्चिमी भाग, और इसकी राजधानी उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और ये
मालवा का पश्चिमी भाग था, मालवा का पश्चिमी भाग। ठीक है दोस्तों, आकर की बात करते हैं। आकर वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग है और इसकी राजधानी वेदिस नगर या विदिशा थी। ठीक है दोस्तों, अनूप की बात करते हैं। नर्मदा घाटी के इस क्षेत्र की राजधानी महेश्वर और महिष्मती थी। यह नर्मदा घाटी का क्षेत्र था और इसकी राजधानी महेश्वर और महिष्मती थी। फिर आगे की ओर चेदी की ओर बात करते हैं तो सोनभद्र की घाटी से लेकर नर्मदा तक इसका विस्तार था चेदी का। सुक्तिमती या सुक्ति शाह है इसकी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, अब दसाड़ की बात करते हैं तो ये मालवा का भाग था। इस प्रदेश की राजधानी एरण थी। सबकी राजधानी भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। वत्स की अगर बात करते हैं तो ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद था, ये वत्स ग्वालियर क्षेत्र का था। और तुंडीकेर की बात करें तो यह दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद था। तो एक बार अवंती पश्चिमी भाग, इसकी राजधानी उज्जैनी। आकर की राजधानी वेदिस या विदिशा थी। यह मालवा का पूर्वी भाग था। अनूप नर्मदा घाटी से लेके इसका मतलब नर्मदा घाटी का क्षेत्र था। महेश्वर या महिष्मती इसकी राजधानी थी। चेदी का क्या था, सोनभद्र की घाटी में इसका और नर्मदा से इसका विस्तार था। सुक्तिमती या सुक्ति सहाय। और दसाड़ मालवा का भाग था, इसकी राजधानी एरड़ थी। वत्स ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद था और तुंडीकेर दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद था। प्राचीन कालीन प्रमुख वंश की बात कर लेते हैं, कौन, एक मैप के थ्रू यहाँ पे। देखिए प्राचीन कालीन वंश तो कई सारे हैं लेकिन अभी मैप के थ्रू देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र क्षेत्र में था चंद्र या सेल वंश। इसकी स्थापना सोम ने की थी, चंद्र या एल वंश सॉरी। फिर इधर बघेलखंड क्षेत्र में यह यहाँ पे देखिएगा तो उच्च कल्प वंश, कारुस वंश, परिव्राजक वंश इधर आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट आ जाते हैं तो आप ये मैप के थ्रू आपको याद रहेगा। फिर बघेलखंड में ही एक पांडव वंश है यहाँ पे, अनूपपुर के आसपास। फिर यहाँ पे एक जबलपुर के आसपास मेध मेध या बोधि वंश है। फिर नीचे बालाघाट मंडला के पास शैल वंश पाया जाता था। आभीर वंश बुरहानपुर यहाँ नीचे दक्षिणी मध्य प्रदेश, ईश्वर सेन ने इसकी स्थापना की थी। गर्दभिल उज्जैनी में पाया जाता था वंश। और औलिकर वंश यहाँ पे मालवा में पाया जाता था। तो ये मेन मेन वंश थे। अब आगे की ओर पढ़ते हैं और वंशों में। तो इक्ष्वाकु जो वंश, इक्ष्वाकु पहला वंश था। इसकी राजधानी अयोध्या थी दोस्तों और इसके संस्थापक इक्ष्वाकु ही थे। इसमें दो महत्वपूर्ण राजा थे, पुरकुत्स और मुचकुंद। मुचकुंद ने ही मंधाता नगरी की स्थापना की थी। मंधाता नगरी कहाँ है, ऋक्ष और परियात्र पर्वत के मध्य पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कौरुस वंश, कौरुस वंश मैंने आपको यही भी बता दिया, बघेलखंड में पाया जाता है। चंद्र एल वंश बुंदेलखंड में पाया जाता है। इसकी सोम या एल ने स्थापना की थी। अब उनके नाम है अलग अलग। है वंश, इसकी स्थापना सहस्त्रजीत ने की थी। और इसके अन्य शासक थे जैसे महिष्मती और कीर्तिवी। महिष्मती ने क्या किया था, मुचकुंद को हराया था और महिष्मत नगर की स्थापना की थी। और एक और शासक थे इसके, जयध्वज, जयध्वज जयध्वज। तो है वंश खत्म हो गया। अब नाग वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना मणि फड़ी मुकुट राय ने की थी। फड़ी मुकुट राय ने, ये यहाँ पे कहाँ, विदिशा के आसपास इस ये नागवंश था। यहाँ पे लिखा नहीं, ये लिखा है, इसको मैंने कवर नहीं किया था सॉरी। विदिशा के आसपास था ये नागवंश। अब आगे बढ़ लेते हैं। इसकी जो शाखा थी दो, एक ग्वालियर में थी एक मथुरा में थी नागवंश की। पौराणिक और दो शाखाएं हो गई। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आभीर वंश, आभीर वंश की स्थापना मैंने बताई आपको ईश्वर सेन ने की थी और ये बुरहानपुर के आसपास स्थित था। उसके आगे बढ़ते हैं। बोधि और मध्य, बोधि और मेध वंश, इसकी स्थापना स्थापना तो भीमसेन ने की थी और ये बांधवगढ़ इसकी राजधानी थी। बोधि और, अच्छा ये बोधि और मध्य वंश, इसको मेध वंश या मध्य वंश भी बोलते हैं। दूसरी या तीसरी शताब्दी में जबलपुर के त्रिपुरी में बोधि शासकों का शासन था और इसकी संस्थापक बोधि के श्री बोधि ने की थी। ये है जबलपुर त्रिपुरी। और मेध जो वंश था, मेध या मध्य वंश, इसकी बघेलखंड क्षेत्र में स्थापना थी। इसकी राजधानी बांधवगढ़ थी। ठीक है दोस्तों, और मध्य वंश का शासक, प्रथम शासक भीमसेन था। तो ये खत्म हो गया। पांडव वंश की ओर बढ़ते हैं। तो मैकाल का इसको पांडव वंश कहा जाता है। इसकी स्थापना शहडोल या अनूपपुर के क्षेत्र के आसपास थी। इसके प्रमुख शासक भरत बल, जल बल और धरातल थे। भरत बल, जल बल और धरातल। सेल वंश, देखिए इस समय एग्जाम नज़दीक है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसके नोट्स बनाइए। हाँ ये है कि आप अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप ये है कि इसको सुनिए कई बार। तो सुनने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं और जब ऑब्जेक्टिव में चार चीज़ें आपके सामने आती हैं ना, तो आप उसमें से रिलेट कर लेते हो कौन सी चीज़ें आपको नहीं करना है, तो उसको सबको आप हटा देते हो। तो मेरा यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। जैसे सैल वंश हो गया। अब औलिकर वंश की, सैल वंश बालाघाट और मंडला के आसपास स्थापना हुई थी।
और औलिकर वंश, ये क्या था कि वहाँ पे मंदसौर के आसपास था। इसका दसपुर उस समय राजधानी थी, और इसके प्रथम शासक थे नरवर्मन, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इस वंश का प्रसिद्ध शासक यशोधर्मन था, और वो मालवा का स्वतंत्र शासक था। और इसको औलिकरों ने ही इस क्षेत्र को मालवा नाम दिया था। और तोरमाड़ और मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों का आक्रमण हुआ था ए, औलिकर के समय। मिहिर कुल के शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ठीक है ना। तो ये मिहिर कुल के समय मतलब कि ग्वालियर अभिलेख में प्राप्त हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो औलिकर का क्या है? मालवा, दसपुर राजधानी थी, और नरवर्मन और यशोधर्मन, ये दो वो है। हूण का आक्रमण हुआ था, और यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित भी किया था। पराजित करके आत्मनिर्भर के लिए बाध्य किया था। अब परिव्राजक वंश जो है वो बघेलखंड खोहग्राम के आसपास, इनका ताम्रपत्र में इनके कुछ अभिलेख मिले हैं। अब इसके ये कहते हैं राजर्षि सुशर्मन के वंशज थे, परिव्राजक वंश वाले। इसका उल्लेखनीय शासक हस्तिन है, जो कहा जाता है कि इसका एक शासक है हस्तिन है, और नागौद रियासत के आसपास इनकी राजधानी थी। तो परिव्राजक वंश हो गया। फिर उच्च कल्प वंश के जो संस्थापक कहे जाते हैं वो एक ओघ देव कहे जाते हैं, और इसके प्रमुख शासक कुमरा देव और व्याघ्र देव भी हैं। इनका अभिलेख है खोह, भूमरा और पन्ना से प्राप्त हुए हैं, उच्च कल्प वंश के, और मध्य प्रदेश में बघेलखंड अंचल में पाए जाते हैं। तो बघेलखंड ये मैंने ऊपर इसीलिए मैप में कवर कर दिया था। आपसे यही पूछेंगे ओक देव किसके शासक थे या किस एरिया में पाए जाते थे। अब थोड़ा सा जैसे इंपॉर्टेंट है, उज्जैनी का गर्दभिल्ल वंश, इसके संस्थापक गर्दभिल्ल ही कहे जाते हैं। यह उज्जैन के आसपास था। अब इसके जो थोड़ा सा साक्ष्य मिलते हैं, तो जैनाचार्य मेरुतंग, ये जो एक थेरावली किताब है, जैन धर्म से संबंधित है, इसके लेखक है मेरुतुंग, में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसमें एक कहानी भी है। कहानी अभी सुनाने का समय नहीं, लेकिन अभी आप इसका एक और उल्लेख मिलता है, त्रिलोक प्रज्ञप्ति जैन धर्म का ग्रंथ है, इनमें दो में इनका उल्लेख मिलता है। चलिए थोड़ा सा आपको कहानी बता ही देता हूँ कि गर्दभिल्ल वंश का राज्य का उज्जैनी में 153 वर्षों तक रहा है। गर्दभिल्ल ने 13 वर्ष तक शासन किया यहाँ। गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर उज्जैनी का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया एवं विक्रम संवत प्रचलित किया। जैन ग्रंथ त्रिलोक प्रज्ञप्ति ने सुंगों के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक गंधर्वों का राजन दिखाया है इसमें। तो उसमें मेन ये है कहानी। और एक इसमें कालकाचार, इसमें एक शासक आए थे विक्रमादित्य। इन्होंने 58-57 ईसा पूर्व के संवत प्रस्तुत किया गया था इनका। तो वो कृत संवत उसको बोलते हैं, मालव संवत भी बोलते हैं, विक्रम संवत भी बोलते हैं। जब आपको कभी डिटेल में बताएंगे तो वो कहानी बताएंगे आपको। तो विक्रमादित्य का आपको मैंने बता दिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि उज्जैनी का गर्दभिल्ल वंश था, और उज्जैन के आसपास स्थित थे, किनमें इसका उल्लेख है। और विक्रमादित्य इसका एक शासक था, और इसमें एक कालकाचार्य आप नाम ध्यान रख सकते हैं अगर कभी आ गया तो। अब मौर्यकालीन अभिलेख की ओर बढ़ते हैं अपन, कि आगे के इतिहास में मौर्यकालीन अभिलेख कौन कौन से पाए गए हैं। तो देखिए, दतिया में पाया गया है गुर्जरा अभिलेख, और कटनी में पाया गया है रूपनाथ अभिलेख, और जबलपुर में पाया गया है काली तलाई अभिलेख, और शहडोल में पाया गया है सारू मारू, और रायसेन में पाया गया है सांची, जो उनका मतलब ये अभिलेख है। और शहर सीहोर में पाया गया है पानगुड़ारिया अभिलेख। तो ये पूरे अभिलेख हैं। सांची को पहले काकनाबाद भी कहा जाता था, ये गुप्त युग में कहा जाता था। और एक यहाँ संघ भेद अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो एक थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मौर्यकालीन स्तूप की ओर। कौन कौन से मौर्यकालीन स्तूप पाए गए हैं? तो देखिए, गुना में पाया गया है तुमैन, सतना में पाया गया है भरहुत, रीवा में पाया गया है देउर कुठार, और रायसेन में सांची, सोनारी और सबधारा, तीनों ऐसे आते हैं। खरगोन में कसरावद, महेश्वर और नवदा टोली खरगोन में, और पानगुड़ारिया पाया गया है सीहोर में, और उज्जैन में वैस्य टेकरी, इसको कानीपुरा का टीला भी बोलते हैं। तो ये मेन इतने इसमें पाए गए हैं मौर्यकालीन स्तूप। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा इनका डिटेल देखना है तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। उज्जैन का बौद्ध, चलिए दोस्तों अभी इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर आगे की ओर बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ से इनका थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।